नमस्कार, प्रणाम। चर्चाएं आगे बढ़ें, विषय वस्तु को आगे लेके चला जाए। भाई, बात हो रही थी मेलापक की, पर बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि मेलापक विवाह हमारे जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। सिर्फ न केवल एक परिवार है, एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा परिवार ही प्रभावित होता है, क्योंकि वहीं से परिवार का विस्तार होता है, संयुक्ता बढ़ती है, समायोजन बढ़ता है, तालमेल बढ़ता है, तमाम चीज़ें। तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम व्यक्तित्व का निरीक्षण करें। तो ये जो मेलापक है व्यक्तियों का नहीं, उनके व्यक्तित्वों का है, उनके पर्सनालिटीज़ का है। तो व्यक्तित्वों का मिलना होता है, एक दूसरे के मनोवृत्तियों को बेहतर समझ सकें। और ज्योतिष तो बड़ा साइंटिफिकली मैं कहूँ तो एक बहुत गहरा विज्ञान है। और हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू संस्कृति में अगर देखा जाए तो न सिर्फ व्यक्तियों की, अपितु यहाँ तो जड़ चेतन सबकी पूजा, सारे द्रव्यों की पूजा होती है। तो द्रव गैस सबकी उपासना होती है। अरे भाई, वृक्षों की उपासना होती है। हमने तो पत्थरों में भगवान माना है, उनकी उपासना होती है। पर सारे पत्थरों का नहीं होता है, सारे वृक्षों का नहीं होता है। अतः प्रकृति इस पर मेहरबान हो जाए। उसी को हम डेस्टिनी कहते हैं, उसी को हम भाग्य कहते हैं, दैव कहते हैं, शब्द कुछ भी प्रयोग किया जाए। अब पहले आवश्यक होता है कि जो हम वर्ण करने जा रहे हैं, अगर हम बहन के लिए, बेटे के लिए वर का तलाश कर रहे हैं या बेटे के लिए बहू की तलाश करें, तो पहले ये ध्यान रखा जाए कि उन कुंडलियों का व्यक्तित्व कैसा है, मानसिक स्थायित्व कैसा है, विवेकशीलता कैसी है, धैर्यवानता कैसी है, सामंजस्य कैसा है, सहिष्णु कितना है। और यही गुण उस लड़की या कन्या में भी देखना चाहिए। ये सब जानने के लिए बड़ा आवश्यक होता है कि हम ग्रहों की ओर अध्ययन करें। हमारे यहाँ तो जितने महीने हैं उन सबके नाम नक्षत्रों के नाम पर हैं। यानी प्रत्येक महीना भी ग्रहों से प्रभावित, प्रत्येक क्षण ग्रहों से प्रभावित है। पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, काल बेला है, चेष्टा बल है, स्थान बल है, दिग्बल है, बहुत सारे बल हैं। कुल मिला के एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और एक व्यक्तित्व में कोई खोट पैदा हो जाए, कोई छोटी सी कमी पैदा हो जाए, कोई छोटा सा दाग लग जाए सफेद कपड़े में, तो पूरा व्यक्तित्व ही प्रभावित होता है। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि जो कुंडली है उसकी क्या दशा है, कैसी अवस्था है। मैंने कहा ना कि दो पक्ष है, एक उत्तरायण है, एक दक्षिणायन है। जो उत्तरायण है ये 14 जनवरी से लेके 16 जुलाई तक है, यानी धनु संक्रांति, मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति के पहले तक, कर्क संक्रांति से लेकर धनु संक्रांति तक सब दक्षिणायन है। इसके अगर मूल बिंदु में जाए, वहाँ से उत्तरायण की यात्रा शुरू होती है। मैंने मकर, कुंभ और मीन तक जो सूर्य की यात्रा है वो उत्तरायण की यात्रा है, पर वो दक्षिणायन से प्रभावित रहता है। लेकिन जब वही सूर्य मेष राशि में, वृश्चिक, मिथुन, तो वो पूर्णतः उत्तरायण का हो जाता है और कंप्लीट नॉर्थ पोल पर होता है। इसी प्रकार जब हम दक्षिणायन के उत्तरार्ध में पहुंचते हैं, यानी कर्क, सिंह, कन्या तक, तो वो मिक्स्ड है, यानी वो दक्षिणायन की यात्रा पर है पर उत्तरायण से जुड़ा हुआ है, अभी मंजिल पहुंचा नहीं है। पर जैसे ही तुला संक्रांति आती है वो मंजिल पहुंच चुका होता ना। तुला, वृश्चिक, धनु, ये दक्षिणायन की पूर्ण मंजिल है, ये दक्षिणायन की पूर्णता है। ये पूर्णता को पूर्णता ही चाहिए भाई। तो मैंने पिछली बार जब ऋतुओं का वर्णन में कर रहा था तो मैं कह रहा था कि देखो भाई, इस ऋतु की कन्या चाहिए, इस ऋतु की कन्या को इस ऋतु का वर चाहिए। अब तो और आगे बढ़ते हैं, अब देखा जाए कि भाई किस महीने का, किस पक्ष का कैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए बालक दिन का जन्म लेता है, दोपहर का है, दिन का है, तो कन्या रात्रि की हो। वैसे मैंने बार बार कहा है कि हमारे जो टाइम है, जो काल है, समय की सत्ता है, इसमें भी जेंडर है, दिन पुरुष है और रात्रि स्त्री। तो बड़ा आवश्यक है कि जो पुरुष है, जो दिवा सत्ता प्रधान है, वो बड़ा पराक्रमी हो, शौर्यवान हो। उसके व्यक्तित्व के निरूपण के अगर उसके लग्न में बृहस्पति या बुध बैठे हो, दसम भाव में सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, चतुर्थ में शुक्र बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, सप्तम शनि को संचालित कर रहा हो, अगर ऐसे ग्रहों का समीकरण है तो उसे मैंने अच्छा मजबूत पुरुष व्यक्तित्व कहा जाएगा, पुरुषार्थी भी कहा जाएगा।
और कन्या इसके विपरीत कही जाएगी। कन्या कुंडली को रात्रि प्रधान कहते हैं ना। उसके कुंडली में अगर देखा जाए तो जो लग्न होए वो स्त्री पक्ष वाला लग्न हो, जैसे वृक हो, कर्क हो, कन्या हो, वृश्चिक हो, ऐसे लग्न हो तो अच्छा कहा जाता है। और जो रात्रि का पक्ष है, मैंने कुंडली का जो भाव है ना, अगर दूसरे भाव से लेके जो खष्ट भाव तक की अवस्था, ये रात्रि का क्षेत्र है, स्त्री का क्षेत्र है ये। और कुंडली के इस तरफ दूसरे इलाके में जो कुंडली के नवम भाव से लेके द्वितीय भाव तक की जो अवस्था, ये पुरुष क्षेत्र है। यानी स्त्री क्षेत्र को दो इलाके मिले हुए हैं ना, वायु क्षेत्र और पृथ्वी का क्षेत्र। पुरुष को दो क्षेत्र है, अग्नि और जल। पुरुष कैसा हो का अग्नि की तरह ऊर्जावान, पुरुषार्थी, ओजस्वी, पर जल की तरह संवेदनशील, सॉफ्ट, बड़ी कोमलता हो, वो स्त्री के संवेदनाओं को समझ सके। और स्त्री कैसी हो भाई का वायु की तरह बड़ी दीर्घगामी, हवा की भांति दूसरे के मनोवृत्तियों को समझ लेने वाली और ऐसी बात बोलने वाली जिसको प्रिय लगे। वायु एक्सप्रेशन है, वायु अभिव्यक्ति है, वायु कम्युनिकेशन है, संवाद है वायु। तो उसमें संवाद गुण अच्छा होना चाहिए, दोस्तों को जोड़ने की कला होनी चाहिए। और पृथ्वी की तरह बड़ा सार गर्भित हो, बड़ी सहनशील हो, ऐसी हो जैसे मानो कि वो बिल्कुल पृथ्वी बन गई है, तमाम मुश्किलें आ रही है पर अडिग नहीं हो रही है, और वो बड़े अच्छे ढंग से अपने पारिवारिक दायित्व का निर्वहन कर रही है। तो अगर ये गुण संपन्न होता है तो हम कहते हैं वैवाहिक जीवन के लिए बड़ा परिपक्व, बड़ा अच्छा कहा जाएगा। हाँ, कंप्लीट ऐसा मिलना मुश्किल होता है, ऐसा संभव नहीं होता कि हमारे सारे कंडीशन मिल ही जाए। ऐसा सोच विवाह होना बड़ा मुश्किल काम होता है, पर यथासंभव जितना कोशिश हो सकती है कि ऐसा होना चाहिए। अब जब हम ग्रहों की मैत्री की बात करते हैं तो एक तो राशियों की मैत्री होती है कि राशियों का आपस मित्र कैसा है, ग्रहों की मैत्री कैसी है। राशियों की मित्रता को हवाकूट कहते हैं और ग्रहों की मित्रता को ग्रह मैत्री कहते हैं। अब राशियों की मैत्री सह सप्तम एक अच्छी मैत्री होती है ना। अगर कर्क है तो मकर से उसकी सह सप्तम की मैत्री है, कुंभ है तो सिंह से सह सप्तम की मैत्री है, वृक है तो वृश्चिक सह सप्तम की मैत्री है। इन राशियों की अच्छी मैत्री कही जाती है। ठीक उसी प्रकार से, उसी ढंग से, उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों की अपनी मैत्री है, आपस में ग्रह मित्र होते हैं। लेकिन जो वकूट मैत्री कहेंगे बड़ा उत्कृष्ट उत्तम माना जाता है। निष्कर्षतः कुल मिलाकर के इस बात का प्रयास किया जाए, यह कोशिश जारी रहे कि अगर मेलापक अच्छा मिल गया, कहीं दो व्यक्तियों के कुंडलियों का तालमेल अच्छा मिल गया तो वैवाहिक जीवन जितना सुखद होगा, जितना उत्कृष्ट चयन होगा, जितना एक दूसरे के मनोवृत्तियों को समझने वाली क्षमता होगी, उनसे उत्पन्न संतानें उतनी ही तेजवान, ओजस्वी, गुणों से परिपूर्ण, उतनी अच्छा खाना। बिल्कुल वैसे ही जो किसान और पृथ्वी का संबंध है, किसान उसके खेत का संबंध है, किसान की अपनी परिपक्वता और स्त्री की अपनी धारणी क्षमता। एक परिपक्व किसान बीज बोने के पहले अपने खेत की बेहतर तैयारी कर लेता है कि खेत में नमी है कि नहीं है, उसकी उर्वरा शक्ति कैसी है, समय है कि नहीं, बिल्कुल बीज बोने के लिए मौसम के हिसाब से सूट करा कि नहीं करा। इन बातों का किसान बहुत ध्यान रखता है। और जब पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है तो जब उसमें बीजारोपण होता है पृथ्वी में, तो बड़े उत्कृष्ट बीज पैदा होते हैं। उनका जो प्लांटेशन होता है, जो पौधे निकलते हैं, वो बड़े मजबूत कहे जाएंगे, एक अच्छी पैदावार होती है। और जब अच्छी पैदावार होती है, अच्छा उत्पन्न होता है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए बड़ा ही फायदेमंद होता है भाई। कहने का तात्पर्य कि जीवन की जो पूरकता है, कॉम्पोनेंसी है, वो अपोनेंट के साथ ही तो है। हर अपोनेंट कंपोनेंट है और कंपोनेंट अपोनेंट के साथ है। विषम वो चीज़ें भी हमारे काम आती हैं, वो उपयोगी वस्तुएं हैं जो हमारे अपोनेंट होते हैं। बिना रावण के राम को सर्टिफाई कैसे करेंगे? तो राम को महान बनने में, राम की महानता में रावण की कंपोनेंसी बड़ी अच्छी कही जाएगी। कृष्ण के महान बनने में कंस का पाठ बड़ा अच्छा कहा जाएगा, वो विलेन है या नायक है। तो अपोनेंट की बड़ी अच्छी भूमिका होती है। तो मेलापक में इन बातों का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होता है। चलिए अगले विषय में कुछ और अच्छी बातें करेंगे, क्रम को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।